हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा बीए प्रोग्राम की सेकंड सेमेस्टर का ये सेकंड पार्ट है। ओके, फर्स्ट पार्ट मैंने डाल दिया है एंड सेकंड पार्ट ये है कि अब इसके अंदर गाइस हम बाकी के लेसन कवर करेंगे। सबसे पहले गाइस क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन आप ऐसे समझिए कि क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है एंड कैसे लोन्स को दिया जाता है। अब गाइस अब मैं आपको पर्टिकुलर एग्जांपल देता हूँ। जैसे गाइस आप कभी भी एक बैंकर्स की सिचुएशन को देखें। बैंकर के एक कहा जाता है कि कभी भी कोई भी सारे बंदे एक दिन ही अपने पैसे जमा नहीं करवाने आएंगे। अगर आप 100 रुपए किसी बैंक में जमा करते हैं तो वो क्या करते हैं, उसके से 10% अपने बैंक में रखते हैं कि ताकि आपके फर्दर डेली ट्रांजेक्शन के लिए, एंड जो बाकी के पैसे हैं वो अपने हेड ऑफिस या फिर आप कह सकते हैं कि बोरोवर्स को लेंड कर देता है हैवी इंटरेस्ट पे। अब गाइस जो भी आपको इंटरेस्ट दिया जाता है वो ज्यादा 5 to 6% दिया जाता है, बट जो बोरोवर्स को लेंड किया जाता है या फिर लोन दिया जाता है वो दिया जाता है 15 to 16%। कई बार इतने महंगे महंगे लोन भी दिए जाते हैं। एंड जो भी ये परसेंटेज का डिफरेंस है वो बेसिकली बैंक की इनकम है जो, एंड कुछ पैसे जो गैस होता है वो सीआरआर एंड एसएलआर की फॉर्म में गवर्नमेंट के पास या फिर आप कह सकते हैं आरबीआई के पास सेव रहते हैं, ताकि अगर बैंक डूबता है तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आपको रिफंड किया जा सके। तो यही था गाइस पूरा पूरा क्रेडिट क्रिएशन कैसे होते हैं किसी मार्केट के अंदर, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि बैंकर अपने एक्सपीरियंस से पता है कि कोई भी बंदा एक दिन अगर पैसे जमा कराने आएगा तो सारे बंदे, अगर 10 लोगों ने 1,000 100 100 रुपए जमा करे तो बैंक में एकदम से 1,000 रुपए आ गए। बट आप ये भी तो समझिए कि एक ही दिन में क्या 1,000 रुपए सारे लोग निकाल लेंगे कि एक दिन जमा करवाए अगले दिन निकाल ले, तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई ना कोई तो नहीं आएगा, कोई या फिर कुछ तो आएंगे। तो यही था गाइस, और जो बचे हुए पैसे होंगे वो बेसिकली लेंड कर दिए जाएंगे ताकि उस पर इंटरेस्ट कमाया जा सके। तो ये था गाइस पूरा का पूरा क्रेडिट क्रिएशन के बारे में। ये शॉर्ट में था एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने ऊपर बताई है, वो आप पॉज करके रीड कर सकते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो है अगर इम्प्लीमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव क्रेडिट क्रिएशन क्या होती है। अगर ऐसे समझिए कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है इसके, कि जो इसकी इंक्रीज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर ऐसे समझिए कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के रन कर लेंगे, कभी भी खुद के पैसे नहीं लगाए जाते, हमेशा पैसे को लेंड किया जाता है ताकि उस पर जब हम अच्छे से बिजनेस क्रिएट कर ले तब वैसे उसके इंटरेस्ट को हम पे कर सके। इसके लिए कई बार हम कुछ चीज़ों को बोरो लेंड कर, मतलब हम गिरवी रखते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं गिरवी रखते हैं कुछ चीज़ों को, जैसे कार बाइक, एंड कई बार उन्हीं चीज़ों को खरीदने के लिए हम होम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, बाइक लोन लेते हैं, टू व्हीलर लोन। तो गाइस काफ़ी टाइप के लोन होते हैं जो गाइस आपको बताएंगे इंटरनेट अच्छे से। एंड यहाँ पे गाइस एक इनहेंस लिक्विडिटी। इनहेंस लिक्विडिटी ऐसे गाइस कि अगर आप इन्वेस्टमेंट एंड स्पेंडिंग की देखें तो कई बार होता है कि मार्केट में जो है वो स्पेंडिंग के लिए पैसा कम पड़ता है, तो गाइस क्या करती है गवर्नमेंट की अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर लेती है किसी भी लोन पे, ताकि जो लोगों आम लोगों के लिए वो पैसे लेंड करना इजी हो जाए, ताकि वो और बिजनेस स्टार्ट कर सके एंड अल्टीमेटली इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। नेगेटिव इम्पैक्ट का इसके अंदर बहुत अच्छे मतलब बड़ा है एंड काफ़ी अच्छा नेगेटिव इफेक्ट मैंने कवर किया है, जो कि इससे इन्फ्लेशन। अगर गाइस आप ऐसे समझिए कभी भी किसी इकोनॉमी में अगर पैसे ज़्यादा आ जाए लोगों के पास तो अल्टीमेटली लोग ज़्यादा खरीदेंगे। किसी भी चीज़ को अगर लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइसिंग बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक जो है इकोनॉमी में जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मतलब चीज़ों के दाम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये गाइस एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे दे देते हो। एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, मतलब कई बार ये होता है कि कुछ डिफॉल्ट कर जाते हैं, कई बार ये होता है कि कुछ लोग दे नहीं पाते पैसे, तो जो पैसा जो लेंड किया होता है वो वापस नहीं आता, जिसकी वजह से कई बार बैंक के डूबने के भी बहुत बड़ा रीजन बन जाता है। मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल बताऊंगा, यस बैंक। डेट बर्डन कई बार ये होता है कि आप उसके जो लोन जो है वो पे करने के लिए आप एक और नया लोन ले लेते हो। कई बार आप लोन को पे नहीं कर पाते पुराने वाले को, एंड उसी लोन को पे करने के लिए एक नया लोन लेते हो, एंड फिर से उस पुराने नए लोन को पे करने के लिए आप और एक नया लोन लेते हो। तो ये आप एक तरह से डेट ट्रैप में फंस जाते हो, जिसके अंदर आप आपके ऊपर इतना बर्डन पड़ता है कई बार तो बहुत ही सीरियस चीजें भी हो जाती है इसमें। एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपको ये बात याद रखिए, रिस्क एंड मैनेजमेंट पूरी ध्यान रखनी होगी कभी भी आप क्रेडिट क्रिएशन को पढ़े, क्योंकि ये बात याद रखिए अगर आपने ज्यादा पैसे दिए तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, कम पैसे दिए तो बिजनेस इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो हमें एक फिक्स्ड कुछ स्टेबिलिटी मेजर्स लेके हमें किसी भी पर्सन को या फिर
चीज़ों इंडिविजुअल को पैसे लेंड करने चाहिए, क्योंकि वो हमें बताता है कि हमें कितने पैसे लेंड करने चाहिए। चैप्टर लेसन 9, डिमांड ऑफ मनी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। अब ऐसे समझ लीजिए कि फैक्टर्स क्या है डिमांड ऑफ मनी के, फॉर मनी इन इकोनॉमी। अगर जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि कैसे मनी आपको पता है कि कैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक मीडियम ऑफ चेंज है, मैंने उसके ऊपर बताया। अगर इसके अंदर जो क्यों इन्फ्लुएंस करता है, फैक्टर्स क्या क्या है। इनकम लेवल का इस वो ये होता है कि जो हायर इनकम होती है वो इंक्रीज करती है किसी भी डिमांड ऑफ मनी को। अब कैसे ऐसे समझिए, अगर आप डिमांड, अगर किसी को ज़्यादा इनकम दी जाएगी तो वो ज़्यादा खर्च करेगा, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली प्राइसेस भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इंटरेस्ट रेट का ऐसे कि आप इसके बारे में गैस यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑफ मनी क्या है, एंड ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी करते हैं कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी को, जो गैस आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं। प्राइसिंग लेवल ऐसे, जैसे मैंने ऊपर फर्स्ट में भी बताया था कि अगर किसी के हाथ में ज़्यादा पैसे दे दोगे आप, मतलब उसकी डिमांड बढ़ी है कि मार्केट में उसकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। मतलब कोई भी एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज कैसे बढ़ती है वो पूरा कॉन्सेप्ट है। एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऐसे गए कि कई बार आप डे टू डे ट्रांजेक्शन करते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड कई बार और भी ट्रांजेक्शन से, तो गैस कई बार आपकी कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स करता है, या फिर आप कह सकते हैं कुछ ट्रांजेक्शन फीस करती है। वैसे तो आजकल ऑनलाइन पेमेंट के ज़माने में बहुत ही कम करता है, बट कुछ बैंक अभी भी काटते हैं उसे। फर्निशिंग इनोवेशन, अब guys, जैसे कि आप जानते हैं कि कैसे अब हम फिजिकल मनी से प्लास्टिक मनी, या फिर आप कह सकते हैं डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी में प्रवेश कर चुके हैं। ई रुपये जो अभी गवर्नमेंट ने का नया इनिशिएटिव है, पेटीएम जैसा ही, जिसके अंदर आप गवर्नमेंट का अपना पेमेंट सिस्टम से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो वैसे ये कैसे हम पेपर करेंसी से एक डिजिटल करेंसी में शिफ्ट कर रहे हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन ये है इसकी डिमांड कैसे इम्पैक्ट करेगी किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी को। अब गैस ऐसे समझिए, अगर किसी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो गैस हम उसकी मॉनेटरी पॉलिसी इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे कि उसकी डिमांड को कंट्रोल किया जाए। ऐसे गैस मैं कहूँगा कि आप सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि जो अल्कोहल होती है, जो सिगरेट्स होती है, जो ऐसे ड्रग्स टाइप प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें भी आप ऐसा समझिए कभी भी गवर्नमेंट को अगर इसकी डिमांड को कम करना पड़ता है तब वो क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी बनाती है कि इसकी हैवी टैक्सेस लगाया जाए, जिससे कि लोगों को डीमोटिवेट किया जाए इन्हें खरीदने से। जैसे कि यहाँ पे कुछ मेथड्स भी लिखे हुए हैं कि मतलब इसके एडवांटेज भी लिखे हुए हैं कि सेटिंग इंटरेस्ट रेट को, मतलब कि कैसे इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल किया जाए, कि अगर पैसे ज़्यादा है तो लोन को महंगे कर दो ताकि लोगों को लोन लेना मुश्किल हो जाए। मैनेजिंग लिक्विडिटी मैनेज करने में बहुत मदद करता है। एक्सेस इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब कोई अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो उसे कंट्रोल करने में काम आता है। टारगेट इन्फ्लेशन, जिसका मैंने बताया अभी, तो यही था गाइस पूरा लेसन 9 के बारे में। लेसन 10 की तरफ बढ़ते हैं, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आप ऐसे समझिए कि इसके अंदर क्या क्या टूल्स यूज होते हैं किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी को देखने के बनाने के लिए। तो गाइस ओपन मार्केट ऑपरेशन, सबसे पहले तो गाइस हम ये देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, कि बैंकिंग सेक्टर की रिजर्व बैंक में कितना पैसा है, कितने अभी मॉनेटरी पॉलिसी क्या चल रही है इस समय, मनी सप्लाई एंड डिमांड क्या चल रही है, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है किस की कम है, तो उसे मोटिवेट या फिर डीमोटिवेट करने के लिए, तो उससे कंसिडर करके हम ओपन मार्केट ऑपरेशन करते हैं एंड उससे हम मॉनेटरी पॉलिसी को डिज़ाइन करते हैं। फिर रिजर्व रिक्वायरमेंट की कितनी रिजर्व हमें रिक्वायरमेंट है, अगर हम कोई भी अगर बैंक डूबता है या फिर उसे कितने रिजर्व उसके बंदे के रखने चाहिए हमें, ताकि अगर बैंक डूबे तो हमें उतने पे करने चाहिए। तो यही था। एंड कुछ डिस्काउंट इंटरेस्ट रेट, मतलब कई बार अगर पैसे बोरो करना है लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, एंटी इन्फ्लेशन चल रही है, मार्केट में डिमांड कम है, तो उसके जो डिस्काउंट रेट्स हैं, मतलब कई बार कुछ इंटरेस्ट रेट पे डिस्काउंट दे दो ताकि लोगों के लिए लोन लेना आसान हो जाए एंड बेसिकली मनी सप्लाई बढ़े मार्केट में। एंड इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जैसे मैंने ऊपर बताया आपको। फॉरवर्ड गाइडेंस मतलब कुछ गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि जैसे कोई मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड की हमें जागरूक करना चाहिए, हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के कुछ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कुछ फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो उससे रिलेटेड। सेकंड क्वेश्चन ये है गाइस इसमें कि चेंजेस कैसे इम्पैक्ट करते हैं इकोनॉमी को।
अब guys ऐसे समझिए कि मनी सप्लाई का इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करती है। जैसे मैंने बताया कि किसी भी अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई अगर ज़्यादा होगी एंड उससे ज़्यादा बिजनेसेस क्रिएट होंगे तो अल्टीमेटली उससे इनकम वो जो देश की इकोनॉमी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी एंड जीडीपी उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। इंटरेस्ट रेट जैसे मैंने बताया आपको अभी ऊपर ही बताया, इन्फ्लेशन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी कि एक कंट्रोल। एक बात याद रखिएगा, इन्फ्लेशन हायर इन्फ्लेशन हमेशा गुड होती है बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अगर एक सर्टेन एक्सटेंट के साथ ही इन्फ्लेशन बढ़ती है, मतलब इनकम इंक्रीज होती रहे, थोड़ी थोड़ी इन्फ्लेशन बढ़ती रहे, तो वो अच्छी बात है। बट ये हो जाए कि लोग इनकम नहीं बढ़ रही बट इन्फ्लेशन बढ़ी ही जा रही, तो वो सबसे डाउनफॉल होता है इकोनॉमी के लिए बड़ा। एक्सचेंज रेट आप जानते हैं कि किसी दूसरी कंट्री के करेंसी को किसी दूसरी कंट्री में चेंज करना, जैसे इंडियन करेंसी को डॉलर्स में, रूबी में, या फिर आप किसी दिनार में, उसमें चेंजेस करने के लिए, फॉरेन ट्रांजेक्शन करने के लिए। फाइनेंशियल मार्केट में मतलब कि हम जैसे बाहर से एसेट्स खरीदते हैं, कुछ कमोडिटी खरीदते हैं लाइक ऑयल, गैसेस, तो सब इसके अंदर आता है। तो ये तो गाइस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 10th पार्ट के बारे में। मैं गाइस 11th एंड 12th 13th एंड 11 12 13 मैं गैस मैं चाहूँगा कि आप इसे एक बार खुद पढ़ें, क्योंकि गैस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि मैं इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल नहीं पा रहा था, तो आप इसे एक बार जो गो थ्रू कीजिएगा। मैं आपको कहूँगा कि आप इसे एक डीप ऊपर ऊपर से थोड़ा सा डीप में ही पढ़िएगा, ताकि आपको पता चल सके ये सब क्या है। ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। तो गैस मुझे इसके अंदर कुछ वैसे इंपॉर्टेंट बहुत सारे हैं, इसलिए मैं कुछ सिलेक्ट नहीं कर पाया कि इसमें क्या एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि इसके अंदर सारा ही इंपॉर्टेंट है, तो अब इससे जरूरत पड़ेगा इन तीनों चैप्टर को, क्योंकि ये बेसिकली प्रैक्टिकल चैप्टर्स है। अब गाइस लास्ट लेसन की तरफ बढ़ते जो है फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मल्टीप्लायर। गाइस फाइनेंशियल मल्टीप्लायर क्या होता है कि फाइनेंशियल मल्टीप्लायर बेसिकली होता है कि जो इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस होते हैं इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन पॉलिसी। आप गैस ऐसे समझिए कि किसी भी साल में कई बार गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करती है, कई बार कम खर्च करती है, कई बार फिक्सल डेफिसिट सरप्लस हो जाता है, तो बस उसे कंट्रोल करने के लिए कई बार कुछ मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, ताकि हम ये चेक कर सकें कि हमारी टैक्सेस या फिर हमारी जो स्पेंडिंग है वो कहाँ खर्च हो रही है बेसिकली, एंड कैसे हम उसे स्टेबल कर सकते हैं ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। फिजिकल सरप्लस में बेसिकली गाइस काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं उसे कैलकुलेट करने के लिए। बेसिकली जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट टैक्सेस की स्पेंडिंग एंड उसे कैलकुलेट करती है, ताकि हम उसकी एक बेहतर मॉनेटरी पॉलिसी बना सके, ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके एंड हम अपने डेफिसिट को रीपे कर सके। तो ये था गाइस पूरा का पूरा, मैंने आपको शॉर्ट में बताया सबको, एंड मैंने इसकी जो थ्योरी है वो गाइस यहाँ पे मैंने लिखी है, आप इससे जरूर पढ़िएगा। मैं जो भी बताया वो गाइस इसी के अंदर पूरा बड़ी बड़ी कहानी बना के लिखा हुआ है, आप गाइस इसे जरूर पढ़िएगा। तो ये था गाइस पूरा पूरा बीए प्रोग्राम के सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पार्ट के बारे में। आई होप आपको पसंद आएगा, एंड अगर आपको पसंद है तो आप जानते हो क्या करना है। तब तक के लिए बाय बाय।